हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम आपको ITR 1 के जो न्यू फॉर्म आए हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएंगे। एक डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस बार के ITR 1 फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसमें क्या क्या डिटेल आपसे डिमांड की जाती हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जो न्यू ITR फॉर्म आया है वो हमारा ये फॉर्म है। ये हमारा 3 पेजेस का फॉर्म होता है। इसमें इसको फॉर्म सहज भी कहा जाता है। ये मैंने अपनी एक ऑलरेडी वीडियो आप लोगों से शेयर की थी जिसमें कौन सा रिटर्न किसके लिए फाइल किया जाता है उसमें बताया गया था। इसमें ये भी ऑन फ्रंट ऑफ द फॉर्म ये भी मेंशन किया गया है कि किस किस को ये फॉर्म भरना है, कौन कौन ये ITR 1 के लिए एलिजिबल है। लाइक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट हैं, टोटल इनकम जिनकी 50 लाख से नीचे है और इनकम सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है और अदर सोर्स से है, वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और ये उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी है या फिर कहीं पे इन्होंने शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया गया है। तो ITR 1 में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका होता है पार्ट ए। पार्ट ए जो है एक जनरल और मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं वो होता है। इसमें आपका पैन नंबर यहाँ पे डाला जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ इस नेम मेंशन होता है आपका, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। आधार नंबर हमारा कंपलसरी होता है रिटर्न में डालना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है फाइलिंग के लिए इनिशिएट नहीं कर सकते। या तो आप अपना आधार कार्ड उस टाइम पे अप्लाई करें और उसके बाद जो आपको आधार कार्ड अप्लाई करने का एनरोलमेंट ID मिलता है वो आपको डालना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड के आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद ये पूछता है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कौन से सेक्शन के अंदर आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 139(1) मतलब आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर बिलेटेड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब ड्यू डेट निकलने के बाद हम रिटर्न को फाइल करते हैं उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। आप रिटर्न बिलेटेड फाइल कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं आप अपनी रिटर्न को, या फिर आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब आप रिटर्न फाइल करना भूल गए थे तो डिपार्टमेंट ने आपको जो है आपने कंडोनेशन रिक्वेस्ट डाली थी, उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आपको फाइल करने का एक मौका दिया है, उसके अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना होता है। ठीक है गाइस। देन आपका जो है पॉइंट नंबर 16, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया ITR 1 जो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होती है, तो यहाँ पे आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, पेंशनर है। पेंशनर में भी आपको बताना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या पब्लिक सेक्टर यूनिट के हैं, या अदर्स में, या फिर नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल भी कुछ केसेस होते हैं, लाइक आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपकी सिर्फ अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी आपको ITR 1 भरनी होती है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में आप चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पॉइंट नंबर 16 में चेंजेस आए हैं। पहले ITR 1 फॉर्म में पेंशनर का सब डिवीज़न नहीं होता था कि आप किस गवर्नमेंट के अंदर पेंशनर है, ये भी आपको मेंशन करना पड़े। बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2022-23 ये सेग्रीगेशन भी डाल दिया गया है कि आपको बीइंग अ पेंशनर भी मेंशन करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट में। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 में आपको मेंशन करना होता है कि आप जो ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो किसी नोटिस के रिस्पॉन्स पे तो फाइल नहीं कर रहे हैं। नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), 142(1), 148, ये एक्चुअली स्क्रूटनी के जब नोटिस आते हैं तब समटाइम्स अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो हमें रिटर्न फाइलिंग का एक चांस दिया जाता है। तो उसके अंदर तो हमारे ऊपर जो भी सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करके आगे बढ़ना है। देन पॉइंट नंबर 18 कि अगर मैं रिवाइज या डिफेक्टिव रिटर्न को फाइल कर रही हूँ
तो मेरे को अपना रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा जो मेरी ओरिजिनल रिटर्न का था। तो जो आपने ओरिजिनल रिटर्न पहले भरी थी उसके ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख के आता है वो आपको यहाँ पे फाइल करना है। और आपने जो वो ओरिजिनल रिटर्न भरी थी तो जो उसकी डेट ऑफ फाइलिंग थी वो डेट आपकी यहाँ पर आएगी। देन वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 19। इफ़ फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस 139(9), 142(1), 148 और ऑर्डर अंडर सेक्शन 1192B, एंटर यूनिक नंबर एंड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें आपका आता है कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया था और उसके रिप्लाई में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको उस नोटिस के ऊपर जो आपका यूनिक नंबर आता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख के आता है, वो प्लस डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है उस नोटिस की। देन पॉइंट नंबर 20, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम होता क्या है और आप इसको किस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 में ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल कर रहे हैं, येस या नो, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। देन वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 21, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें आता है आपका पॉइंट नंबर 21 में कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, आप रिटर्न फाइलिंग के एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते थे, लेकिन क्योंकि आप 7th प्रोवाइजो में फॉल कर रहे हैं तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे येस या नो करना है। 7th प्रोवाइजो में कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर हैं ये नीचे जो है दिए गए हैं। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पॉइंट में आपका कहता है कि अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी थी, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो जो है टैक्स होल्ड जो लिमिट होती है, टैक्सेबल लिमिट होती है, उससे भी नीचे है, तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी थी। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ऊपर अपने करंट अकाउंट में जो है डिपॉजिट कराया है तो आपको ये रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट है ये 7th प्रोवाइजो में कवर किया गया है। सेकेंड है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। इसमें है कि अगर आपने कोई फॉरेन टूर किया है या फिर कोई किसी और ने आपके बिहाफ पे फॉरेन टूर किया है जिसका खर्चा सारा आपने किया है और उसका खर्चा 2 लाख या 2 लाख से ऊपर था तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने पिछले साल में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी 1 लाख से ऊपर का पे किया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट नंबर 21 है ये पहले इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं था, लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 से ही ये पॉइंट इंसर्ट किया गया है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी थी बट फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है क्योंकि आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी पॉइंट में भी अगर आप यस कर देते हो, आपके ऊपर वो पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। प्लस आपको यहाँ पे अमाउंट भी मेंशन करना पड़ता है कि कितने अमाउंट का आपने वो ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है गाइस, देन वी मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट ए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसमें। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका नेम और कौन से सेक्शन में आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, आप जो है ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं या ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं, अगर कोई नोटिस आया है तो उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो नोटिस की डिटेल इन्होंने मांगी है। आपके एम्प्लॉयर के बारे में पूछा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में, PSU है, या फिर आप अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करनी थी आपको फिर भी रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है तो कौन से पॉइंट के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे पार्ट ए में कवर होते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी हमारा जो है इनकम को कैलकुलेट करता है। ठीक है, पार्ट बी जो है ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन को बताता है। पार्ट बी का 1 पार्ट है आपका कि सबसे पहले आपको अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी है, जो भी आपके एम्प्लॉयर से आपकी ग्रॉस सैलरी मिलती है वो यहाँ पे आपकी ऑटो कैलकुलेट होके आएगी जब आप ये इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो।
सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी आएगी, फिर अगर आपको कोई पर्क्स मिलते हैं तो उनकी डिटेल, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से भी अगर कोई आपको इनकम हो रही है तो वो, अगर आपने कहीं बाहर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अपना बनाया हुआ है तो उसकी डिटेल। तो ये सब आपकी ऐड होके ग्रॉस सैलरी बन जाएगी यहाँ पे। देन आपको जो है कोई अलाउंस है जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 में, तो वो जिस भी लिमिट तक या जिस भी एक्सटेंट तक एग्जेम्प्ट होते हैं वो सब डिटेल यहाँ पे आती है। लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर टैक्सेशन 89A। एक्चुअली ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट होता है इसमें कुछ एक पोर्शन होता है जो इनकम आपकी जो है टैक्स फ्री होती है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे अलग से मेंशन करना है। फिर ये अलाउंसेस और वो जो है टैक्स रिबेट का जो रिटायरमेंट बेनिफिट का होता है वो अमाउंट लेस करने के बाद जो मेरी नेट सैलरी आएगी वो यहाँ पे आपके पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगी। फिर उसके बाद मुझे मेरी सैलरी में से जो डिडक्शन मिलती है, एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल रही है तो वो आ जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की अगर कोई डिडक्शन आपको मिलती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी नेट सैलरी निकल के आएगी कि जिसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा, पॉइंट नंबर B1। पॉइंट नंबर B2 में ये आपसे पूछता है कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप प्रॉपर्टी के बारे में जो है डिटेल आती है पॉइंट नंबर B में। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। देन आपकी ग्रॉस रेंट इनकम, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उससे जो भी आपको रेंटल इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पूरे साल की। फिर उसके बाद टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अगर आप कोई जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो उसका अमाउंट आएगा। यहाँ पे आपकी ये एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स लेस करने के बाद। फिर उसके बाद अगर आप हाउस प्रॉपर्टी टैक्स को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है जितना भी हमें जो है एनुअल वैल्यू हमारी निकल के आती है उसका जो है 30% जो है हमें एज एन रिबेट मिलता है। 30% पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो वो 30% हमारा यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी पे आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन पे ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने इंटरेस्ट पे करा है उस इंटरेस्ट का अमाउंट आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन आपने जो लोन लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो आप इंटरेस्ट का रिबेट क्लेम कर सकते हैं वो है 2 लाख रुपीज़। बट अगर आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, आपको कोई इनकम आ रही है उस प्रॉपर्टी से, तो इंटरेस्ट जितना भी आप पे कर रहे हैं, चाहे वो जितना मर्जी अमाउंट हो XYZ, आप टोटल अमाउंट जो है क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट एज एन रिबेट, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद अरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको पहले का भी कोई रेंट मिला है तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉपर्टी, फिर आपका जो ये एनुअल वैल्यू था उसमें से 30% लेस होके इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो लेस करके, और ये जो आपको अरियर और रेंट मिला है उसको उसमें ऐड करके जितना भी अमाउंट बनता है यहाँ पे आपका नेट प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने सैलरी का इनकम देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया B2 में। नाउ वी मूव ऑन टू B3 पार्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको किसी और सोर्स से भी इनकम हो रही है, जैसे कि आपको बैंक के सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आपकी फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, कोई आपकी डिविडेंड इनकम है वो, प्लस ये रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट इसी साल से इस रिटर्न में ऐड किया गया है, उसका जो इंटरेस्ट है आपका वो सब अमाउंट ऐड होके यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। देन B4 पार्ट में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ गई, सैलरी की इनकम ऐड होकर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड होकर और अदर इनकम ऐड होकर, ये तीनों इनकम ऐड होकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई B4 पार्ट में।
अब इस इनकम में से कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ की होती हैं, वो हमारी कवर हो रही है पार्ट सी में, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। ये डिडक्शंस को मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, जो आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80CCC, 80CCD1, 80CCD1 जो है आपकी जो है NPS में जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बताता है। 80CCD1 भी अगेन उसी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है एम्प्लॉय के। और 80CCD1 भी में आपको एक्स्ट्रा 50,000 की रिबेट मिलती है अदर देन दिस 150। 80CCD2 आपकी ये भी NPS कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है, बट इसमें जो कवर होता है 80CCD2 में ये होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इसमें कवर होता है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन 80CCD2 को आप अवेल कर सकते हैं इन न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। देन आपका आ गया 80D, 80D आपका मेडिक्लेम का आ गया। 80DD डिसेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड है, 80DDB भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। 80E, 80EE एजुकेशन लोन आपने जो लिया है उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड है। प्लस आपने अगर कोई न्यू हाउस प्रॉपर्टी ली है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं लोन के ऊपर प्रॉपर्टी के, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये सेक्शन है। देन 80G अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो 80TTA, 80TTB, 80U डिसेबिलिटी से रिलेटेड है आपकी। 80TTA आपको जो फिक्स्ड सेविंग बैंक के इंटरेस्ट में 10,000 का या फिर FD पर 50,000 का रिबेट मिलता है वो। 80TTB ये आपकी जो टोटल डिडक्शन है यहाँ पर आ जाएगी, जितनी भी आपकी डिडक्शन है यहाँ C2 पार्ट में आ जाएगी। देन आपका आता है पार्ट डी। पार्ट डी में हम आपका जो है टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपकी ये टोटल इनकम निकल के आई उसके ऊपर एज पर स्लैब रेट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि इस बार के लिए क्या क्या स्लैब रेट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी टैक्स बनेगा वो D1 में आएगा। D2 में जो हमारी 87A की रिबेट होती है, अगर 5 लाख से नीचे मेरी इनकम है तो 12,500 की मुझे रिबेट मिलती है, वो यहाँ पे आएगी। D3 में अगर आपका आ जाएगा टैक्स माइनस रिबेट D3 में। D4 में आपका जो 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस ऐड होता है वो आएगा। फिर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया D5 में। D6 में अगर आप कोई रिबेट क्लेम कर रहे हैं रिलीफ के अंदर, जो अरियर की कैलकुलेशन करा के हम रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, वो आपके आएगा 89 में, अंडर सेक्शन 89 वो आएगा आपका D6 में अमाउंट। D7 में अगर आप कोई रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, और अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं कराया तो उसका इंटरेस्ट D8 में। D9 में अगर आपने एडवांस टैक्स तो पे कराया है लेकिन उस प्रोपोर्शनेट में नहीं कराया जितने की में भी होना चाहिए, तो उसका वैल्यू आपका D9 में आ गया। फिर उसके बाद अगर आप अपनी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करा रहे हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है 1000 और 5000 वो आपकी आ गई 234F में। तो D11 में आपका आ गया टोटल टैक्स, जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टीज आपका लगा के टोटल टैक्स बनता है वो। D12 बोलता है कि कितना आप टैक्स जमा करा चुके हो, आइदर इन टर्म्स ऑफ एडवांस, आइदर इन टर्म्स ऑफ TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो सब अमाउंट आएगा आपका D12 में। D13 में आता है आपका नेट अमाउंट, अगर कोई भी आपका पेबल बनता है वो। D14 में आता है कोई रिफंड बनता है वो। तो पार्ट डी सबको क्लियर है। देन विल मूव ऑन टू पार्ट ई। पार्ट ई में आपके बैंक की इंफॉर्मेशन आती है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनका IFSC कोड, नेम, अकाउंट नंबर, और आपको एक अकाउंट अपना सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका रिफ़ंड बन रहा है तो आपको किस अकाउंट में अपना रिफ़ंड चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन देते हैं, तो उस पर हमें आप जो है टिक करना होता है। देन आपका शेड्यूल IT, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसका डिटेल सारा यहाँ मेंशन होता है। बैंक का BSR कोड क्या है, कब पेमेंट करी है, सीरियल नंबर क्या है चालान का, कितना टैक्स पे करा है आपने, वो सब इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ दिया होता है। और अगर आपका कोई TDS कटा है या TCS कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी रिटर्न में यहाँ होती है कि डिडक्टर का 10 नंबर क्या था,
नाम क्या था, कितना अमाउंट पे उसने टीडीएस काटा, किस ईयर में काटा, कितना टीडीएस या टीसीएस काटा गया और इस साल के लिए आप कितना क्लेम कर रहे हो, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन होती है। फिर आप इसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होता है कि आप इस रिटर्न को जो है साइन करके भेज रहे हैं। साइनिंग जो है आजकल मैनुअल साइन नहीं होता, ऑनलाइन रिटर्न जाती है। तो साइनिंग के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपना ई-वेरीफाई करो या रिटर्न अपलोड करने के बाद उसका एक कॉपी निकाल के एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके आप डिपार्टमेंट में उसको भेजो। तो यूजुअली ई साइन करना सही रहता है। आपके पास ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी उस पर डालना है और रिटर्न को जो है सबमिट कर देना है। तो ये मतलब डिटेल्ड व्यू मैंने आपको बताया कि आप अगर ITR 1 के बारे में सोच रहे हैं कि आप सेल्फ फाइल करना चाहते हैं तो ये सब जो है इसमें पार्ट्स होते हैं, इसमें ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। इसको जो है हमारे ई पार्ट तक जो है डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में बेसिक इन्फॉर्मेशन, पार्ट बी में आपके इनकम की इन्फॉर्मेशन, पार्ट सी में डिडक्शंस की इन्फॉर्मेशन, पार्ट डी में आपका टैक्स कैसे कंप्यूट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन, पार्ट ई में बैंक की डिटेल, देन आपकी जो है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे कैसे पे हुई है उन सब की डिटेल आपकी जाती है। तो ये था हमारा ITR 1 फॉर्म, जिसको सहज फॉर्म भी कहते हैं। ये आपका 3 पेजेस का फॉर्म है। होपफुली सबको एक आइडिया लग गया होगा ITR 1 के बारे में कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। आई होप सबको ITR 1 समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, आई नो, बट आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस हो जाएगा ITR 1 के बारे में। थैंक्स अ लॉट।